अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। डॉक्टर हुमा, एज एक्सपेक्टेड जो है लास्ट टाइम के हमारे एपिसोड के बाद मैंने आपको मैसेज भी किया था एंड आई डिड गेट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स रिगार्डिंग नार्सिसिज्म। और बहुत से लोग जो हैं सरप्राइजिंगली जो है ना दे वर एक्चुअली कमिंग आउट एंड टेलिंग मी कि जो है ना कि आई थिंक वी आर नार्सिसिस्ट एंड वी बीन अब्यूजिव टुवर्ड्स आवर पार्टनर्स, टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन। तो व्हाट टू डू अबाउट इट? तो एक तो क्विकली जो है ना मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए एंड देन आई मूव टू अनदर टॉपिक एंड देन थर्डली वी मूव टू आवर मेन टॉपिक टुडे। ओके, सो पहली चीज जो आपने बताई कि बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया एंड दे आर रियलाइजिंग कि दे आर हैविंग दीज ट्रेट्स और वो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में किसी ना किसी को अब्यूज कर रहे थे। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, रियलाइजेशन होना कि हम अब्यूज कर रहे थे। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको ये रियलाइज हो रहा है। तो इसमें आप वो चीज़ें आप आइडेंटिफाई करना शुरू करें कि जो आप कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने बिहेवियर से निकालें और वो बातें मतलब अपने पार्टनर को अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करें कि ये चीज़ें थी जो मैं आपको कहता था और आप हर्ट हो रही थी, लेकिन मैं इसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मुझे इसमें हेल्प करेंगी। और बच्चों के केस में तो आपको, क्योंकि बच्चा इतना आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा इन चीज़ों में, तो आपने खुद ही उन चीज़ों को एड्रेस करके और बार बार हर रोज रात में देखें कि आपने आज के दिन में कोई ऐसी बात कही जिससे आपका बच्चा या आपके पार्टनर ने हर्ट फील किया या आपने अब्यूज करने की कोशिश की, तो उसको रेक्टिफाई आहिस्ता आहिस्ता करने की कोशिश करें। दूसरा जो टॉपिक है क्विकली मैं कहूँ कि हम सब लोगों ने और खासतौर पे बच्चों ने तो एंजॉय कर रहे थे मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। एवरीबडी एंजॉयड दैट मूवी और उनका जो मेन कैरेक्टर था जो पायरेट था उसका नाम तो नहीं भूल रहा, पर उसको दैट वाज प्लेड बाय जॉनी डेप। और पायरेट जाहिर बात है वाज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, ही वुड गो एंड फाइट द इविल और सब चीजें। मगर रियलिटी में 2013 में पता चला कि जॉनी डेप और उनकी जो वाइफ थी, जो भी आई थिंक हर नेम वाज एम्बर हर्ड, उनकी डिवोर्स हुई थी एंड एम्बर हर्ड केम आउट एंड शी सेड कि जॉनी डेप वाज एक्सट्रीमली अब्यूजिव टुवर्ड्स हर। ऑफ कोर्स being the society, she was taken very seriously. उनकी डिवोर्स हुई, he lost all his movie contracts, he hardly had any work and lost half of his fortune, और जो उनको वहाँ पे डिवोर्स सेटलमेंट देना पड़ता है। Everybody almost forgot about it until this year कि जब जो है उनकी फिर से वो फाइनल डिवोर्स हियरिंग शुरू हुई और this thing that came out with evidence pertinent with I think video, audio and even individual evidences actually that lady herself, she was the one who was an abuser, to an extent that she had thrown things at him जिसके ऊपर उसकी उंगली भी कट के गिर गई थी। She would beat him, she would destroy his things। और फिर जो है डॉक्टर हुमा एक सडनली जो बात शुरू हो गई वेस्टर्न मीडिया में is about the issue of men's mental illness and them getting abused by their female partners or wives or something. Long question, मगर मैं अब आपसे सिर्फ इस चीज के ऊपर थोड़ा सा कमेंट में चाहूंगा कि आप कर दीजिए कि हमारी सोसाइटी में ये men mental abuse जो है क्या ये एग्जिस्ट करता है and how big of an issue is that? मेन मेंटल अब्यूज डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करता है और इसमें क्योंकि हमारी सोसाइटी में इट्स मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी और मेल्स को जैसे उन्हें बचपन से कहा जाता है, अगर कोई बच्चा भी इवन लड़का रो रहा है तो उसे कहा जाता है कि बॉयज डोंट क्राई, लड़के रोते नहीं है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हो। तो शुरू से जो उनको लेके चला जाता है, उन्हें ये बताया जाता है कि दे आर इमोशनली एंड स्ट्रॉन्ग देन फीमेल्स एंड दे कैन नॉट क्राई लाइक फीमेल्स। रोना लड़कियों का काम है या अपनी पेन का, अपने तकलीफ बताना, अपनी इमोशनल पेन बताना वो लड़कियों का काम है। तो जब इस चीज को शुरू से ही इस तरह लेके चला जाता है, तो अगर वो कभी रिलेशनशिप में अब्यूज हो रहे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि गैस लाइटिंग हमारे रिलेशनशिप में बहुत कॉमन होती है, अब्यूज करना बहुत कॉमन होता है, तो वो किसी पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। तो फीमेल्स तो फिर बात कर लेती, क्योंकि फीमेल्स को अगर वो अब्यूज हो रही है तो बहुत एक्सेप्टेंस मिल जाती है। अमूमन यही समझा जाता है कि रिलेशनशिप में फीमेल्स ही अब्यूज होती हैं और मेल अब्यूजर होता है,
लेकिन ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। वो रिपोर्ट बहुत कम होता है, क्योंकि अगर वो मेल पहले तो, क्योंकि शुरू से ब्रॉटअप उसकी ऐसे हुई है कि वो ये कह ही नहीं सकता कि वो कहीं अब्यूज हो रहा है, वो इतना वीक पड़ गया है कि उसका पार्टनर उसको अब्यूज कर रहा है। तो अगर वो अब्यूज हो भी रहा है तो वो साइलेंटली अब्यूज हो जाता है, और वो इस अब्यूज को बर्दाश्त करने के लिए कुछ नेगेटिव तरीके अडॉप्ट करता है, जैसे वो सब्सटेंस यूज में चला जाता है, वो घर से बाहर रहना शुरू हो जाता है, और उसके भी उसमें उसकी फीमेल काउंटर पार्ट जो होता है वो यही उसको उसके अगेंस्ट मजीद जो है ब्लेम्स और ये सब चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो यहाँ पे हमारी सोसाइटी में तो मेल के लिए ये बात करना बहुत मुश्किल होता है, और दे ऑफन एंड अप इन स्वेयर डिप्रेशन और एंजाइटी इश्यूज और डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस यूज में चले जाते हैं। तो फिर हमारे यहाँ जो है एक जनरल जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी होती है वो आपको पता है वो ड्रामे होते हैं, और ड्रामों के अंदर भी यूजुअली जो है ना वो मेल मेंटल इलनेस के ऊपर जो है बहुत, मेरे ख्याल में कभी मैंने तो कभी कोई ड्रामा नहीं देखा जिसके ऊपर जो है ना उसका वो, तो दे डोंट हैव अ प्लेस टू गो, राइट? यस डेफिनेटली। तो इस पे थोड़ा सा सोसाइटी में ये चीज इंट्रोड्यूस करवाना कि देखें यहाँ पे वही हमारे यहाँ जो है इस एक चीज है जिसे जेंडर सेंसिटाइजेशन कहते हैं। देखिए सेक्स जो है वो दुनिया भर में एक जैसी रहती है, अगर कोई मेल है तो वो दुनिया भर में मेल है, और अगर कोई फीमेल है तो वो दुनिया भर में फीमेल है। जो जेंडर होती है वो रोल्स, जेंडर के वो रोल्स होते हैं जो असाइन करती है सोसाइटी या कल्चर, वो कल्चर बेस्ड और सोसाइटी बेस्ड होते हैं। सो इमोशनली अगर देखा जाए तो मर्दों के भी इमोशंस होते हैं, खवातीन के भी इमोशंस होते हैं। मर्द भी काम कर सकते हैं, खवातीन भी काम कर सकती हैं, लेकिन जैसे हमारे यहाँ लेके किया जाता है किचन के काम सिर्फ खातून करेगी। अब ये नहीं है कि मर्द कर ही नहीं सकता, मर्द भी वो सारे काम कर सकता है, या बाहर के काम जो है वो मर्द करेंगे, वो खवातीन भी कर सकती हैं। तो ये जो रोल्स असाइन किए जाते हैं और जो उनसे एक्सपेक्ट की करती है सोसाइटी, वो प्योरली कल्चर बेस्ड और सोसाइटी बेस्ड होते हैं। जैसे हमारे यहाँ मर्दों को स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, और वो दे कैन नॉट क्राई, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर इमोशंस। तो ये इस वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत घुटते रहते हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं, और स्वेयर मेंटल टर्मोइल से गुजर रहे होते हैं एट टाइम्स, जिसको वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। इस पे बात होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स हमारे यहाँ हमारे ड्रामास ही ट्रेंड सेटर्स हैं, हमारा सोशल मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर इस पे बात करें कि मेल्स भी सफर हो सकते हैं, मेल्स भी अब्यूज का निशाना बनते हैं, और मेल्स की भी उतना ही इमोशनली जितने जितने एक फीमेल के इमोशंस होते हैं, चलो फीमेल के थोड़े से ज्यादा होंगे, लेकिन मेल्स के भी इमोशंस होते हैं, उनके भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी हर्ट होते हैं। तो इन चीजों पे भी बात की जानी चाहिए, ताकि अगर किसी मेल के साथ ऐसे मसाइल हैं तो वो एटलीस्ट उनको एक्सप्रेस कर सके, किसी से बात कर सके। लेट्स कम टू द मेन टॉपिक। डॉक्टर उमा, जो हमारा आज टॉपिक है गैस लाइटिंग के ऊपर, इसका उर्दू का नाम क्या होगा? आई मीन डेफिनेटली आई विल आस्क यू, आई मीन इफ देयर इज नन तो फिर हम इसे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और गैस लाइटिंग बेसिकली पैट्रिक हैमिल्टन जो हैं, इन्होंने एक 1938 में एंजल स्ट्रीट के नाम से एक ड्रामा बनाया था, जो बाद में अल्फ्रेड हिचकॉक ने मिड 40s में एक मूवी में उसको रिप्रेजेंट किया था। बेसिकली इसके अंदर एक साहब होते हैं, वो अपनी बीवी के लिए जो है मींस ऑलवेज अब्यूजिव टुवर्ड्स हर, और घर के अंदर जो उसके गैस लैंप होता है उसकी लाइट जो है वो डिम और तेज करते रहते हैं थोड़ी देर के बाद, और उसको बताते हैं कि जो है ना कि आई मीन नथिंग्स चेंजिंग, आई मीन इट्स द सेम। तो तुम्हारी जो है रियलिटी में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा मगर असल में कुछ नहीं हो रहा। तो वो जो उसकी बीवी होती है, शी स्टार्ट्स डाउटिंग हर परसेप्शन, हर रियलिटी, शी स्टार्ट्स लूजिंग हर मेमोरी। और उस वहां से जो है डॉक्टर्स ने एक्चुअली दे पिक्ड अप दिस वर्ड गैस लाइटिंग, कि किसी को इतना हरास कर देना कि जिससे अपनी रियलिटी से जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। दिस इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड। आई मीन आई वुड वांट यू टू प्लीज एलैबोरेट जो है मेडिकल इसकी जो है डेफिनेशन क्या होती है? गैस लाइटिंग जो है, मैं इसका उर्दू में मतलब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और मुझे जो मिला था वो था हद दर्जा दो रुख गोई। वो इतना बड़ा वर्ड है, हद दर्जा सोचिए दो कि रुख आप अपने गोई। घर के बाहर, आपने जैसे वो उसका नार्सिसिज्म कहा था, मैं नरगिसिया का इलाज करती हूँ, हर दुख गोई का इलाज। हद दर्जा दो रुख गोई। डिफिकल्ट। So, ये जो है गैस लाइटिंग बेसिकली हमने अगर नार्सिस्टिक
पर्सनालिटी जब पढ़ी थी, उनकी टाइप्स पढ़ी थी, उसमें एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट थे। कोवर्ट मतलब जो छुपे हुए और खुफिया होते हैं। तो उसमें अपने आप को पावर में रखने के लिए, अपने आप को बरतर साबित करने के लिए वो दूसरे को नीचा साबित करते हैं। तो दूसरे को नीचा साबित करने के लिए वो कुछ ऐसी चीजें कहते हैं या करते हैं जिसकी वजह से जो दूसरा बंदा है वो अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, अपनी सैनिटी को, अपनी मेमोरी को। सो ये एक इमोशनल अब्यूज है। गैस लाइटिंग इज ए कोवर्ट इमोशनल अब्यूज। ये एक अब्यूज होता है जो आप खुल के करते हैं। ये कोवर्ट इमोशनल अब्यूज है जिसमें जिसके साथ किया जा रहा होता है वो अपने ही रियलिटी को, अपनी सैनिटी को और अपनी याददाश्त को क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। अगर देखा जाए तो इसकी दो इकसाम है। एक अनइंटेंशनल होती है और एक मिलिशियस होती है। एक अनइंटेंशनल है कि उसमें आप गैस लाइटिंग करते हो लेकिन अननोइंगली करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को चोट लगी है और उसे बहुत चोट लगी है और वो गिर गया है और उसकी जख्म हुआ है और बहुत चोट लगी है और वो बहुत रो रहा है, तो मदर क्या करेंगी, कहेंगी नहीं बेटा ये इतनी चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो जाओगे। अब बच्चे के लिए दिस इज द वर्स्ट पेन ऑफ हिज लाइफ और वो इतना रो रहा है और उसकी मदर कह रही है कि नहीं नहीं ये कोई चोट नहीं है, तुम स्ट्रांग हो, अभी ठीक हो जाएगी। सो जहाँ पे भी कंफ्लिक्टिंग बात है, इसलिए से दो रुख गोई कहते हैं कि उसकी बंदे की रियलिटी और है और उसे कहा कुछ और जा रहा है। तो उसकी रियलिटी को चैलेंज किया जा रहा है। तो इसमें वो जो मदर है बेसिकली वो क्यों कर रही है, वो उसकी कोई इंटेंशन ये नहीं है कि बच्चे को गलत साबित करे, वो सिर्फ इस वजह से कर रही है कि शायद इससे उसकी पेन कम हो जाए, लेकिन इससे उसकी रियलिटी, बच्चे की रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो आप इस समटाइम पेरेंट्स बहुत अनइंटेंशनली गैस लाइटिंग करते हैं बच्चों के मामले में। सिर्फ उसका मकसद उनका ये नहीं होता कि वो पावर लेना चाह रहे हैं या जैसे नार्सिस्टिक पर्सनालिटी में होता है। दूसरा मिलिशियस होता है। मिलिशियस गैस लाइटिंग तो पर्टिकुलरली एक पर्पस बेस्ड होती है। उसमें आप दो तीन पर्पसेस होते हैं इसमें जो मिलिशियस गैस लाइटिंग कर रहा होता है। उसमें एक तो ये कि इन्होंने अपनी जो अब्यूज कर रहे होते हैं, इमोशनली या वर्बल अब्यूज कर रहे होते हैं, जो जज्बाती या अपने लफ्जों से अगले बंदे को हर्ट कर रहे होते हैं, उसको छुपाने के लिए करते हैं। झूठ बोलेंगे कि मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो ये किया ही नहीं। और ये जो झूठ होता है ना, ये विद अ गोल होता है। गोल क्या होता है इनके जहन में कि उन्होंने अगले बंदे को इस पॉइंट पे लेके आना है कि वो अपने ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दे और वो किसी भी रिलायबल अकाउंट के लिए अब्यूजर की तरफ ही आए। मतलब वो उस पे ही डिपेंड करे, क्योंकि वो ये समझना शुरू कर दे कि मैं तो सही शायद सोच नहीं सकता, या मेरी याददाश्त सही नहीं है, या मुझे चीजें सही से समझ नहीं आती, तो मुझे इसी से पूछना है कि असल में क्या चीज हुई है। और एक पावर लेनी होती है, एक अपने आप को ऊपर साबित करना होता है। तो ये चीज विद लाइंग विद पर्पस होती है। इसमें जो पर्पस होते हैं वो यही कि अब्यूज को हाइड करना और अथॉरिटी लेना, अपने जो भी विक्टिम है उस पर अथॉरिटी लेना और उसकी परसेप्शंस को, रियलिटी को, सैनिटी को गलत साबित करना। मैंने इसका मैं आपसे थोड़ा सा एग्जांपल्स भी इसके पूछता हूँ। मुझे कुछ एग्जांपल्स के याद आ रहे हैं। हमारे स्कूलिंग सिस्टम जो है, जो स्पेशल हमारा पाकिस्तान का स्कूलिंग सिस्टम है, याद है बचपन में हमारे जो है कुछ टीचर्स जो है विक्टिमाइज करते थे कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को। जैसे कहते हैं लिल्लाही बुग्स था उनको उनसे, एंड दे वुड कम एवरी डे एंड उनके ऊपर चीखते थे, चिल्लाते थे, कहते तुम नालायक हो, तुम सारी जिंदगी कुछ नहीं कर सकोगे। और मुझे अब याद आता है कुछ बच्चों के बारे में कि जो हमारे साथी होते थे और वो जो है ना, दे स्टार्टेड बिलीविंग इन इट। दे वुड टेल अस कि मैं तो बिल्कुल नालायक हूँ, मैं तो जाहिल हूँ, मैं तो, एंड दे स्टार्टेड लिविंग दैट रियलिटी। तो डू यू हैव एनी मोर एग्जांपल्स जो है डॉक्टर हुमा प्लीज? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। अच्छा, ये उन सब गैस लाइटिंग उन सब जगहों पे बहुत कॉमन होती है जहाँ पे भी पावर इम्बैलेंस होता है। जैसे पेरेंट और बच्चे का रिलेशनशिप है, जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, जैसे एक बॉस और उसके सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है, जैसे कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है जिसमें एक पार्टनर ऊपर है और एक पार्टनर, मतलब एक पार्टनर अपने आप को सुपीरियर समझता है। सो इस तरह की, जैसे पेरेंट्स अक्सर बच्चे की फीलिंग को लेबल करना शुरू कर देते हैं, उसको
मतलब गलत लेबल देना शुरू कर देते हैं, या जो ट्रूथ होता है उसको डिनाई करते हैं, जैसे ये कभी हुआ ही नहीं, तुम ऐसा महसूस कर रहे हो, ऐसा तो कभी था ही नहीं। उसकी मेमोरी को चैलेंज करना कि अगर पास में, फॉर एग्जाम्पल, पास में अगर पेरेंट ने बच्चे को मारा है, ठीक है, या कुछ इस तरह की बात कही है और पेरेंट को डर है कि ये कहीं और जाके ये बात कर देगा, तो वो उसकी मेमोरी को ही क्वेश्चन करेगा, कि उससे पूछेगा और कहेगा ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तुम ऐसा सोच रहे हो, उसको गलत मीनिंग दे देगा कि वो तो इसलिए किया गया था। ब्लेम जो है उस पे ही दे देना कि क्योंकि मैंने, हालांकि मारना इज नॉट जस्टिफाइड, मैंने इसलिए मारा, या पनिशमेंट बच्चों में देना एक अच्छी चीज नहीं समझी जाती, तो मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम गलत हो, तुम इस तरह के बच्चे हो, तुम मिसबिहेव करते हो, या तुमने ये चीज गलत की थी, या तुम गंदे हो, या तुम नालायक हो, या तुम फेलियर हो, जो भी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और या ये चीजें, या उसके उसके उसकी जो बेसिक नीड्स हैं बच्चे की, उसको उसको बहुत उसको डिसमिस कर देना, या इस तरह कह देना तुम तो हमारे पे बोझ हो, जब से पैदा हुए हो मुसीबतें ही आई जा रही हैं। मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये अक्सर अगर हम देखें तो हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं बोल देते हैं, और जिसका बहुत समटाइम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं बच्चों पे। रिलेशनशिप्स में किसी किस्म का भी रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे वही बात के जहाँ पे भी इम्बैलेंस ऑफ पावर है, एक बंदा सुपीरियर और एक बंदा नीचे है, तो रिलेशनशिप में काफी कॉमनली हम चीजें करते हैं, जैसे अगले बंदे को एक जैसे अगले बंदे को ये रियलाइज कराना कि आप ही उसके लिए सब कुछ है और आप उसके लिए ही अच्छा सोच सकते हैं, वो खुद अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकता, और उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाना कि तुम ओवर सेंसिटिव हो, तुम बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हो, बात तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को उसके मैसेजेस पकड़े जिसमें वो काफी इंटीमेट मैसेजेस थे, ही वाज चीटिंग ऑन हर, और उस पे हस्बैंड आगे से कह रहा है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम इनसिक्योर हो रही हो, ये कुछ भी नहीं है, इट वाज जस्ट फॉर फन। और वो लड़की, जबकि उसे मालूम था कि उसका हस्बैंड उस पर चीटिंग कर रहा है और वो इतने क्लियर कट एविडेंस था, उसने अपनी रियलिटी को ही समझना शुरू कर दिया कि मैं शायद गलत सोच रही हूँ, मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है और मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। हालांकि अगर हस्बैंड चीटिंग कर रहा है तो उसका जो रिएक्शन है वो पूरी तरह से सही था, पर वो उसके ही रिएक्शन का फन करना, उसको ये कहना कि तुम बहुत इनसिक्योर हो रही हो, या तुम एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। एक इसी तरह हस्बैंड वाइफ था, उसकी वाइफ जो है ना, वो वाइफ हस्बैंड को जब भी कहती थी कि मेरे लिए आप, अगर वो जा रहा है कि कुछ लेने कोई कॉफी शॉप पे या फिर कहीं कैफे वगैरह जा रहा है, तो उससे अपनी वाइफ से पूछ के जाता तुम्हारे लिए क्या लाऊं, और जब वो आता था वो सिर्फ एक चीज लेके आता था और आके उसे कह देता मैं भूल गया हूँ। तो अब इस पे अगर वाइफ रिएक्ट करती थी तो वो आगे से कहता था कि तुम इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन दे रही हो, और मतलब उससे पहले पूछ के जाना, फिर उसको कहना कि मैं भूल गया था वहां पे, यानी यू 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 डोंट मैटर फॉर मी। और फिर जब उस पर रिएक्ट करती थी उसके रिएक्शन को भी मजाक उड़ाना कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो रही हो, तुम मेंटली अनस्टेबल हो गई हो और तुम्हें किसी थेरेपिस्ट की जरूरत है। तो इस तरह की बातें करना। फिर ये लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, जैसे ये कह देंगे, अगर इन्होंने कोई बात वाइफ को बाद में या हस्बैंड को बाद में पता चली है रिलेशनशिप में, या किसी आप फ्रेंड हैं और आपको बाद में पता चली है, तो दिल से कि मैंने तो ये बात बताई थी, एंड दे रिमेन कंसिस्टेंट ऑन दैट थिंग कि मैंने तो ये बात बताई थी, ये बात हमारे में डिस्कस हुई थी, जबकि अगले बंदे को पता है कि डिस्कस नहीं हुई थी, लेकिन वो इतने कंसिस्टेंट होते हैं कि अगला बंदा अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं शायद मैं गलत हूँ, मैं ही उस टाइम शायद प्रेजेंट नहीं था जब ये बात डिस्कस हो रही थी, मेंटली प्रेजेंट नहीं था। और अगर ये कुछ करें, कुछ गलत करें या कुछ गलत बात कहें, दिल से कि मैंने तो ये कहा ही नहीं था, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था, तुम गलत सोच रही हो, तुम गलत
इल्जाम दे रहे हो मुझे। तो मतलब इस तरह की डिफरेंट बातें जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमनली प्रैक्टिस होती हैं, और ये ज्यादा कॉमनली वहीं पे प्रैक्टिस होती हैं जहाँ पे भी इम्बैलेंस ऑफ पावर होता है, जहाँ पे एक बंदा ऊपर होता है, एक बंदा नीचे होता है। बार बार किसी को, जैसे अभी आपने बताया कि इट इज वेरी कॉमन इन अवर स्कूल कल्चर्स के जो बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं एंड कुछ बच्चे होते हैं जो, हर बच्चा इज डिफरेंट, तो जो बच्चे काम नहीं कर रहे या पंक्चुअल नहीं है या किसी वजह से वो अटेंटिव नहीं है, तो उन्हें यही कहा जाता है, बार बार ये कहा जाता है तुम तो क्लास में ध्यान नहीं देते, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। और somehow they start believing those things कि शायद वो कुछ कर ही नहीं सकते। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। और इस तरह पेरेंट्स के मामले में भी, पेरेंट्स भी अक्सर बच्चों को वो बातें लेबल करना शुरू कर देते हैं कि यू आर अ फेलियर, या यू आर अ बैड चाइल्ड, या तुम किसी की बात कभी मान ही नहीं सकते। जब आप उसको लेबल कर देते तो वो ये सोचना शुरू कर देता है बच्चा कि वो ऐसा ही है, और वो उसी तरह फिर लेके चलता है। तो कितना डैमेज आप एट टाइम्स कॉज कर देते हैं। समटाइम ये अननोइंगली होता है, समटाइम नोइंगली होता है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट डैमेज कॉज कर देते हैं अगले बंदे की पर्सनालिटी में। इसमें असल में डॉक्टर उमा, आई मीन इट वाज एक्चुअली नॉट पार्ट ऑफ आज के हमारे टॉपिक का, और मेरे ख्याल में उसके ऊपर एक प्रोग्राम नहीं कई प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। मगर इसी के ऊपर मेरे ख्याल में ये जो पीडोफिलिक अब्यूज है, ये इसी का हिस्सा है ना। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मसला है हमारे माशरे में, पीडोफिलिया, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता, बिल्कुल खामोशी रहती है। तो ये भी गैस लाइटिंग में ही आ जाता है। गैस लाइटिंग में तो आई वोंट से इट कम्स इन गैस लाइटिंग। जो बच्चे ये हैं तो उसकी पर्सनैलिटी, वो सॉरी उसका परसेप्शन जो है, उसको कहते हैं ना तुम्हारी गलती है, और वो अलग टॉपिक है। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद हाँ, जो पीडोफाइल है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो तो और बच्चों के साथ अब्यूज वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन उसको जो जिस तरह उसको उस पे गैस लाइटिंग उसमें भी बहुत यूज की जाती है। जैसे उसमें भी जो अब्यूजर होता है वो विक्टिम को कुछ ऐसी बातें कहता है जिसकी वजह से वो आगे बात ही नहीं करता। बच्चा इतना थ्रेटन फील करता है कि वो आगे बात ही नहीं करता, कि तुम आए थे मेरे पास और तुम्हारी गलती थी, अगर तुम किसी को बताओगे तो हर कोई तुम्हें डांटेगा या मारेगा। मतलब कुछ इस तरह की बातें कही जाती हैं। इस चीज को वहां पे भी यूज किया जाता है, बट दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। वो तो एक बहुत एक्सट्रीम चीज है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे हमारे मुआशरे में इट्स गेटिंग कॉमन डे बाय डे। और आई वुड से कि शायद ये पहले से कॉमन थी, अब ये रिपोर्ट होना शुरू हो गई है या पता चलना शुरू हो गई है। So that is very unfortunate about our society. नहीं, उसके ऊपर इंशाल्लाह मीन विल डेफिनेटली रन अ प्रोग्राम उसके जो है ना फ्यूचर में, जो उसके जो अब्यूज्ड होते हैं पीडोफिलिया के, वो लोग जो है ना हाउ दे शुड कम आउट, यू नो, स्पीक अबाउट इट, इज अ डिफरेंट टॉपिक। आपने इसका बात की थी अभी कि जो है ना कि ये लोग जो गैस लाइटर्स हैं, यूजुअली दे आर लाइक हैबिचुअल, यू नो, पैथोलॉजिकल लायर्स। मैंने देखा था, वो आपसे कहेंगे कि you're making things up, you know, just never really happened, you're crazy, ये वो सब। तो ये is it like one of the main parts कि वो झूठ बोल बोल के और उनको परेशान करते हैं? जी, इसमें क्योंकि they know what they are doing, उनको पता होता है कि वो ये कर रहे हैं, और that is lying with a goal। वो उन्हें गोल भी पता होते हैं कि उसने अगले बंदे पे अपने आप को ऊपर साबित करना है, बेहतर साबित करना है। तो दैट कंपल्सिव लाइंग या पैथोलॉजिकल लाइंग इज विद अ गोल। उनको उसको अचीव करने के लिए वो ये कर रहे होते हैं। और जो कॉमन स्टेटमेंट्स होती हैं वो यही होती हैं, यू आर ओवर रिएक्टिंग, यू आर सेंसिटिव, यू आर इनसिक्योर, यू आर जेलस, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी गलती है, और तुम मेंटली अनस्टेबल हो चुकी हो, पागल हो चुके हो, और तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत है, और मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो ये किया ही नहीं, हमने इस बारे में पहले बात की थी। मतलब ये कॉमन स्टेटमेंट्स हैं जो वो यूज करते हैं। इट वाज, और एक और कॉमन स्टेटमेंट, वो तो मजाक था, और एक इतनी छोटी सी बात का तुमने इतना बड़ा इशू बना लिया। इसके जो मैंने जो थोड़े नोट्स मैंने दिए थे, उसके अंदर एक जो मैंने कॉमन चीज देखी थी कि जो अब्यूजर्स होते हैं दे आल्सो इन्वॉल्व अदर्स, और उनके जो अब्यूज हो रहा होता है उसके दोस्तों से, रिश्तेदारों से, वो जाके उनको कहना शुरू कर देते हैं कि मेरा थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, क्योंकि ये उनसे जाके बात करता है जो अब्यूजर है।
उनसे बात करें, I think there is something wrong with this person. Is it also a common case? यस ये नार्सिसिज्म में, जैसे हमने पहले नार्सिस्टिक पर्सनालिटी की बात की थी, वो जो अब्यूज, क्योंकि वो विक्टिम को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, तो विक्टिम के फैमिली मेंबर्स उसकी सपोर्ट सिस्टम खत्म करते हैं। तो फैमिली मेंबर्स में, उसके फ्रेंड्स में जाके ये बात बताएंगे कि ये हर चीज का बहुत इश्यू बना लेता है, ये हर चीज को बहुत महसूस कर जाता है, और ये मतलब कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, जिसकी वजह से एक जनरल परसेप्शन वो उस बंदे के बारे में, उस विक्टिम के बारे में ऑलरेडी बना चुके होते हैं। उसकी अपनी ही फैमिली में या अपने ही फ्रेंड्स में एक नेगेटिव परसेप्शन उसके बारे में बना चुके होते हैं, और अपने बारे में एक बहुत परफेक्शन का और एक पॉजिटिविटी का परसेप्शन बनाते हैं। तो ये वही है ना कि अगर किसी अपने आप को अच्छा साबित करना है तो दूसरे को गलत साबित कर दो, तो ये बाकी सबके सामने दूसरे को गलत साबित करते हैं। अब जैसे शुरू में हमने बात की थी कि हम आपके पास पेशेंट आते होंगे, ना वो आपको आगे ही नहीं बता सकते कि जो है ना कि मेरी आंख में दर्द हो रहा है या मुझे खांसी आ रही है। अब वो आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, तो यूजुअली वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? यू जस्ट टेल यू कि जो है ना आई एम लूजिंग माय माइंड, आई एम लूजिंग माय रियलिटी। पेशेंट्स आपसे किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं जो है अपनी प्रॉब्लम, जिसको आप डायग्नोज? इसमें क्योंकि विक्टिम्स पे क्या इसके गैसलाइटिंग के असरात होते हैं, दे आर सेवरली ट्रॉमाटाइज्ड, ठीक है, और उसमें वो बहुत एंशियस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो गिल्ट में चले जाते हैं कि शायद उनकी वजह से सब कुछ गलत हो रहा है, उनका ही कसूर है, अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू कर देते हैं, और अपनी ही उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, अपनी मेमोरी पे डाउट, अपनी रियलिटी पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। सो नॉर्मली दे प्रेजेंट विद डिप्रेशन और एंशियसनेस, इनसिक्योरिटी रहती है, एक हर टाइम इनको। अच्छा, आपको कैसे, एक चीज है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसी रिलेशनशिप में अब्यूज हो रहे हैं या गैस लाइट अगला बंदा कर रहा है? जब आपको लगे कि आप जो है कंटिन्यूस, मतलब अपेरेंटली हर एक को रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट लग रहा है, लेकिन आप अंदर ही अंदर बहुत तंग हैं, और हर टाइम का एक स्ट्रेस है, हर टाइम का एक ट्रॉमा है, और आप हर टाइम डरे रहते हैं कि अब मैंने ये बात कह दी तो इस बात का पता नहीं क्या मतलब बनेगा, अब मैंने ये कह दिया, हर टाइम मुझे ये बात कहनी चाहिए या मुझे ये बात सोचनी चाहिए। हर टाइम आपके जहन में एक ही चीज हो रही होती है कि वो जो अब्यूजर है वो क्या सोचेगा या वो क्या परसीव करेगा, तो आप उसके मुताबिक अपने आप को सोचते रहते हैं, और हर टाइम स्ट्रेस में रहना, हर टाइम एक ट्रॉमा में रहना, और एक डाउट में रहना कि अब पता नहीं क्या, एक अनप्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन, या पता नहीं क्या हो जाएगा, अब पता नहीं किस बात पे इश्यू बन जाएगा। सो कहीं ना कहीं गैस लाइटिंग इन चीजों में इन्वॉल्व होती है। उसमें बेसिकली मेरे ख्याल में हर कोई यही कह के आता होगा ना, जो एक जनरल वो है कि डिप्रेशन का मसला है, तो हाँ, तो सब चीजें हैं और डिप्रेशन में फिर काउंट हो जाती हैं। ऐसा ही है। मैंने इसके जो 4-5 पॉइंट जो है वो लिखे थे इन्हीं के, जो और इसी में आपने बताया था कि करने के लिए जो विक्टिम होता है, उसमें लिखा था कि यू डाउट योर फीलिंग एंड रियलिटी, यू क्वेश्चन योर जजमेंट एंड परसेप्शन, यू फील वल्नरेबल एंड इनसिक्योर, यू फील अलोन एंड पावरलेस, एंड यू फील कंफ्यूज्ड। तो ये मैं जो मुझे एक वो आया था कि अगर आपको ये फीलिंग हो रही है तो इट्स नॉट एक्चुअली डिप्रेशन, आई मीन देयर इज something else which is prompting आपकी ये जो feelings है। Is that true, Dr. yes, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर आपको हर वक्त अपने ही रियलिटी पे अपनी डाउट हो, आप हर टाइम कंफ्यूज रहेंगे, आप और हर टाइम इन्हीं चीजों में सोच में रहें कि मैंने वो बात कही थी, मैंने वो किया था, अपने आप को अकेला समझना शुरू कर दें, स्ट्रेस में रहें, all these are symptoms कि you are gaslighted by your partner। या किसी भी रिलेशनशिप में गैसलाइटिंग, it's not particularly about husband wife or some romantic relationship, it's in every relationship where there is imbalance of power। तो ये हर जगह हो सकती है, even friends में भी हो सकती है, colleagues में, friends में। डॉक्टर उमा, ये मेरे ख्याल में जो बहुत से लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं या कोई भी है, अगर उनकी इंटरोगेशन होती है टू एन सर्टेन लेवल, जो मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं रिगार्डिंग गुआंटानामो बे के ऊपर, कि उनको जिस तरह से इंटरोगेट किया गया था
और जो लोग वहां से रिलीज होके आए हैं, दे हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ द रियलिटी, कि जो है ना वो कहाँ है, टाइम रियलिटी, वेदर रियलिटी, और फिर उनको समझ भी नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो आई मीन कंक्लूड द प्रोग्राम, क्योंकि मेरे ख्याल में इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए दवाइयाँ, आई डोंट, आर दे लाइक मेडिसिन फॉर दीज, क्योंकि इसकी दवा इस सिचुएशन से निकलना है। अच्छा, उसमें ये है कि फर्स्ट विल सी के क्या क्लिनिकल डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर बन चुका है, या अभी सिर्फ इस हद तक ही है कि दे आर थिंकिंग कि वो उनकी वो सही से सोच नहीं सकते, या वो उनको अपनी जजमेंट्स पे ट्रस्ट नहीं होता, अनडिसिसिव रहते हैं, और या अकेले रहना, अकेले समझना, कंफ्यूज रहना। तो ये सब चीजें देखनी है कि क्या अगर डिप्रेशन या एंजाइटी के फीचर्स आ रहे हैं फिर तो हमें मेडिसिन की जरूरत है, टाइम पड़ती है। अदरवाइज इनमें साइकोथेरेपी या काउंसलिंग की जाती है, उन्हें ये बताया जाता है कि दे आर बीइंग गैसलाइटेड, और इससे किस तरह निकलना है, उन चीजों पे बात की जाती है। देखें, गैसलाइटिंग में द की थिंग इज कि वो बंदा एक तो कोवर्टली अब्यूज कर रहा है, वो सबके सामने आपको अब्यूज नहीं कर रहा, और तब तक ये अब्यूज पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसका इफेक्ट नहीं लेना शुरू करते। तो आप इस चीज का इफेक्ट जो है वो ना लेना या लेना आपके अपने इख्तियार में है, कि अगला बंदा जो मर्जी कहे, आपने उस चीज को किस तरह लेना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो इसमें उनको ये बताया जाता है कि आप आपकी आवाज चली गई है, आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल में जो है ना साउंड का कोई, ठीक है, अब आ गया जी। तो इसमें विक्टिम को ये बताना कि दे आर बीइंग गैसलाइटेड, एंड वो इफेक्ट को बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। गैस लाइटर तब तक अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता जब तक जो विक्टिम है वो इससे इफेक्ट ना हो। तो अगर वो इफेक्ट होता है तो वो कामयाब होता है, अदरवाइज देयर आर नो चांसेस। तो उसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको ये बताया जा सकता है, क्योंकि बात नहीं होती, पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और प्लस देयर इज नो फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड सपोर्ट फॉर द लेफ्ट फॉर द विक्टिम, क्योंकि हर जगह तो उसने हर बंदे को अपने काबू में किया होता है, जिसकी वजह से उसकी कंफ्यूजन बढ़ती रहती है, उसकी रियलिटी से डिस्टॉर्शन, और वो अपने आप को ही डाउट करना शुरू कर देता है हर चीज में। तो वो वो इमोशनली इतना अब्यूज हो चुका होता है कि वो अपने आप पे कोई हर चीज का जिम्मेदार ठहरा रहा होता है, हर चीज का क्वेश्चन कर रहा होता है। तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए तो इसके इफेक्ट को बहुत मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर उमा, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला जो है ना इसका नेक्स्ट प्रोग्राम में वी आर गोइंग टू एड्रेस के जो है कि गैस लाइटिंग विक्टिम्स जो हैं वो किस तरह से अपने आप को जो है सिचुएशन से निकाल सकते हैं, और आई मीन हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और दूसरी चीज ये है कि होपफुली आई मीन इन द नेक्स्ट कमिंग प्रोग्राम्स हम लोग कोशिश करते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को, जिस तरह मैंने आपको बताया है गैस लाइटिंग के लिए एक मूवी बनी, उस मूवी से उन्होंने नाम ले लिया और अब वो एक नॉर्म बन गया है, हम लोग भी कुछ इस तरह के आसान नाम जो है ना हम लोग उसको प्रोजेक्ट करें हमारी सोसाइटी में, कि हर चीज जो है वो ब्लेंड होके एक डिप्रेशन के इशू ना हो जाए, बल्कि उस चीज को हम कहेंगे ये पर्टिकुलर नाम है जो ऑफ कोर्स आई मीन आई कैन जस्ट सजेस्ट, और आप लोग जो है आई मीन यू आर द एक्सपर्ट्स, आप उसे कर सकते हैं कि जो है कि उस सोसाइटी के अंदर हमारे यहाँ इस चीज को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दें कि ये डिसऑर्डर्स हैं। आई होप वी आर एबल टू गेट सक्सेसफुल इन दैट। इन द एंड आपको ईद मुबारक, ईद के बाद जो है इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।